पिछले वीडियो के अंत में हमने देखा था कि हो युहाओ की आत्मा वापस से उसके शरीर में आ चुकी थी। अब आगे देखेंगे। हो युहाओ ने अपने मिस्टीरियस हेवन टेक्निक में मौजूद सोल पावर के ऊपर एक रहस्यमयी चमकदार परत खोजी। वह परत बहुत ही अद्भुत महसूस हो रही थी, मानो वह सफ़ेद और काले रंग का मिश्रण हो जो उसकी सोल पावर के साथ मिल गया हो। जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन बढ़ी, वो युहाओ की सोल पावर हल्के सुनहरे रंग में बदल गई थी। यह उसकी क्षमताओं के निरंतर सुधार का परिणाम था। उसकी सोल पावर अब भी सुनहरी थी, लेकिन अब उसके बाहर एक पतली झिल्ली जैसी परत मौजूद थी। यह हल्की परत काले और सफ़ेद रंगों से बनी थी। इस नई परत के साथ हुयाओ ने अचानक अपनी सोल पावर की गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग महसूस की। यह अब और अधिक शुद्ध हो गई थी और उसमें एक लयबद्ध धड़कन महसूस हो रही थी। उसकी सोल पावर की यह धड़कन उसके सोल की गतिविधि से सीधी जुड़ी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और सोल पावर एक हो गए हों। दूसरे शब्दों में, अब वे अलग-अलग तत्व नहीं थे, बल्कि एक ही ऊर्जा का रूप बन गए थे। जब उस तंगुतोंग की ओर देखा, तो हुयुहाओ ने पाया कि हाओडोंग पावर में समाहित तंगुतोंग की सोल पावर भी बदल चुकी थी। उसकी सोल पावर, जो पहले सुनहरी थी, अब उसके बाहरी हिस्से पर हल्की बैंगनी आभा लिए हुए थी। हुयुहाओ ने उस बैंगनी रंग को तुरंत पहचान लिया। जब उसने पहली बार तंगवूतों के साथ मार्शल सोल फ्यूजन करने की कोशिश की थी और असफल रहा था, तब तंगवूतों की सोल पावर बिल्कुल ऐसी ही थी। वह अब भी उसकी भव्यता को साफ-साफ याद कर सकता था। पहले, जब वे सी गॉड्स लेक के ऊपर अपने मार्शल सोल्स को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, तब तंगवूतोंग ने अपने माथे पर मौजूद सुनहरे ट्राइडेंट रून से कुछ वापस बुलाया था। अब ये स्पष्ट हो गया था कि उसने जो अजीब-सी चीज़ वापस बुलाई थी, वह शायद यही वायलेट मेम्ब्रेन थी। और क्योंकि होयुहाओ ने ब्लैक एंड व्हाइट लाइट मेम्ब्रेन प्राप्त की थी और टांगुतोंग ने अपनी वायलेट मेम्ब्रेन वापस पा ली थी, दोनों की सोल पावर में एक मूलभूत परिवर्तन हुआ था। फिर भी उनके मार्शल सोल्स का फ्यूजन अब भी पूरी तरह से निर्बाध था। उनकी हाउडोंग पावर भी इसी तरह के मूलभूत परिवर्तन से गुजर रही थी। क्या ये सब वास्तव में हुआ था? होयुहाओ को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि यही एकमात्र संभव उत्तर था। अगर ऐसा था, तो उसकी सोल पावर पर आई अतिरिक्त परत का कारण स्पष्ट था। अब उसे यह भी समझ में आ गया था कि उसकी सोल पावर में क्या जोड़ा गया है। यह ब्लैक एंड व्हाइट मेम्ब्रेन वही डिवाइन सेंस थी जिसका जिक्र गॉड ऑफ इमोशंस ने किया था। अगर ऐसी स्थिति में भी उसका मार्शल सोल टांगुतोंग के मार्शल सोल के साथ फ्यूज हो सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि टांगुतोंग की सोल पावर में भी डिवाइन सेंस मौजूद है? आखिरकार उसकी सोल पावर में भी एक मेम्ब्रेन थी। यही वजह थी कि मैं पहले उसके साथ फ्यूजन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास डिवाइन सेंस थी और उसकी सोल पावर मुझसे उच्च स्तर पर थी। यह सब सोचकर हुआयुहाओ का मन साफ हो गया। भले ही उसे ये नहीं पता था कि तंगुतों को डिवाइन सेंस कहाँ से और कैसे मिली, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। पहले उनकी हाउडोंग पावर उनकी कुल सोल पावर का लगभग 1.5 गुना थी, लेकिन अब डिवाइन सेंस के आधार पर उनकी हाउडोंग पावर उनकी कंडेंस्ड सोल पावर से 50% और बढ़ गई थी। इसका मतलब था कि जब वे अपने मार्शल सोल्स को फ्यूज करते थे, तो केवल उनकी सोल पावर ही उन्हें एक रैंक 92 टाइटल डोलुओ के बराबर बना देती थी। बेशक उनकी सोल पावर रीजनरेशन क्षमता अब भी एक टाइटल डोलू जितनी नहीं थी, क्योंकि उनके पास सोल कोर नहीं था। लेकिन उनके मार्शल सोल्स निस्संदेह सबसे बेहतरीन मार्शल सोल्स में से थे। और वैसे भी युद्ध में स्टेमिना ही सफलता का एकमात्र कारक नहीं होता। जब बात विस्फोटक शक्ति की आती थी, तो हुयुहाओ को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। द गॉड ऑफ इमोशंस, अ गॉडली सीट। क्या सच में मुझे किसी देवता ने चुना है? अपने प्रियजन की वापसी और गॉडली सीट के उपहार ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। सब कुछ सुंदर लगने लगा था, जैसे वह अंधकार के अंत में प्रकाश तक पहुंच गया हो। इससे हुइहाओ के दिल में प्रेम और गहरा हो गया और उसकी हाउडोंग पावर का प्रवाह और अधिक सहज और परिपूर्ण हो गया। मन को स्थिर कर उसने टंगुतोंग के साथ ध्यान केंद्रित कर कल्टीवेशन जारी रखी। टंगुतोंग के माथे पर मौजूद सुनहरा ट्राइडेंट रून हल्की रोशनी बिखेर रहा था और उसके चारों ओर बैंगनी आभा घूमते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। होयुहाओ की तुलना में उसने पहले ही अपना मन पूरी तरह खाली कर दिया था और पूरी तरह कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित किया था।
होयो के प्रेम की गर्माहट में वह अवर्णनीय सुख और शांति का अनुभव कर रही थी। वह भी एक रहस्यमयी परिवर्तन से गुजर रही थी। इस परिवर्तन का बड़ा हिस्सा उसकी पिछली यादों के मिलन से संबंधित था। वे धुंधली यादें होयो के प्रेम के प्रभाव से धीरे-धीरे उसके मन में विलीन हो रही थीं। वह अपनी सारी यादें और भावनाएँ वापस पा रही थी। क्या वे अभी तक बाहर नहीं आए? शूसनशी ने अजीब-सा चेहरा बनाते हुए बेई-बेई की ओर देखा। इतने दिन हो गए हैं, यहाँ तक कि नए शादीशुदा जोड़े भी इतनी मेहनत नहीं करते। टीनियन से मुकाबला किए हुए और सी गॉड्स पेविलियन लौटे हुए 7 दिन हो चुके हैं। कहना पड़ेगा वे वाक़ई बहुत मज़बूत हैं। बेबे ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, "बस करो। अपनी गंदी सोच से हमारे छोटे भाई की नीयत का अंदाज़ा मत लगाओ। वे तुम्हारी गंदी कल्पनाओं वाले काम नहीं कर रहे। एल्डर श्वान से सुना है कि दोनों लगातार कल्टीवेशन में व्यस्त हैं। लगता है कि दोनों ने बहुत बड़ी प्रगति की है। वे डीप मेडिटेशन की अवस्था में चले गए हैं। शायद कॉन्शियस स्टेट ऑफ डीप मेडिटेशन में भी। आखिरकार, अगर हम सातों की प्रतिभा की तुलना करें, तो तांग वूतोंग और हमारा छोटा भाई निश्चित रूप से सबसे आगे है।" शूसैनशी ने थोड़ा संकोच करते हुए मुस्कुराया। "सच कहूं तो पहले मैं ये स्वीकार नहीं कर पाता था कि वह हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। लेकिन जब से वह पिछली बार लौटा है, अब मैं तुम्हारी बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता। तुलना का कोई मतलब नहीं, हमें और मेहनत करनी होगी। वैसे, छोटा भाई हमारे लिए एलिक्सर्स बना रहा है ना? सोचता हूँ, इस बार वे हमें कितना सुधार देंगे।" बेबाई ने धीमे स्वर में कहा, "क्या तुम हमेशा ऐसी बातें सोचते रहते हो? बाहरी साधनों से मिली प्रगति कभी हमारी अपनी नहीं होती। असली सुधार तो अपने परिश्रम से ही आता है।" शिवसंशी हंसते हुए बोला, "अरे आओ ना, तुम भी यही सोच रहे हो। मान लो, हम साधारण सोल इंजीनियर्स जैसे नहीं हैं। हमने बचपन से कड़ी ट्रेनिंग की है, इसलिए हमारी नींव बहुत मजबूत है। और छोटा भाई तो केवल दुर्लभ और बहुमूल्य हर्ब से ही एलिक्सर्स बनाता है। उनमें कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। वैसे, शाओया कैसी है इन दिनों?" शाओया का नाम सुनकर बेबे की आंखें नरम पड़ गईं। अब वह पहले से बेहतर है, भले ही उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमज़ोर है। लगता है उसने अपनी कुछ यादें वापस पा ली हैं। वह बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास छोटे भाई का लाइफ गार्डियन ब्लेड है। भले ही उसकी लाइफ एनर्जी लगातार घट रही है, वह अगले 2-3 साल तक ठीक रहेगी। सुसेंशी ने सिर हिलाते हुए कहा, "मैंने अलग-अलग ऑक्शंस पर नज़र रखी है। हमने काम बाँट दिया है और अब लोग दवाइयाँ लेकर लौटने लगे हैं। अभी तक हमें असली ब्लू सिल्वर एम्परर नहीं मिला है, लेकिन जैसे-जैसे और ताकतवर लोग इस काम में शामिल हो रहे हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अतिरिक्त सहायता से हम ब्लू सिल्वर एम्परर को जल्द ही पालेंगे।" बेइबेई ने धीरे से सिर हिलाया। "सच कहूँ तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। हमने शाओया के लिए पहले ही बहुत लोगों की मदद ली है।" शूसनशी ने आंखें घुमाते हुए कहा, "अरे छोड़ो भी, हम सब एक परिवार हैं। शाओया थैंग सेक्ट की सेक्ट लीडर है और मेरी भाभी भी। हम उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे?" बेबे मुस्कुराया, ठीक है, अब तुम जाओ और उन युवा सैनिकों को प्रशिक्षित करो। हमारी तीनों सोल इंजीनियर लीजन्स की कॉम्बैट शक्ति अब स्थापित हो चुकी है। तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए।" छोटा भाई सही कहता था। भविष्य का रास्ता सोल मास्टर्स और सोल टूल्स की शक्ति को मिलाने में है। हम शायद अब तक सोल टूल्स को नज़रअंदाज करते आए हैं, लेकिन सन मून एम्पायर उन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर है। उनकी सेना सामूहिक रूप से अच्छी तरह काम करती है, लेकिन व्यक्तिगत शक्ति के मामले में हमारे नए सोल इंजीनियर्स निश्चित रूप से उनसे बेहतर होंगे। सुसेंशी ने सिर हिलाया। "मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हम सन मून एम्पायर के सोल टूल्स के साथ अंतर को पाट पाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ।" ये कहकर सुसेंशी मुड़ा और चला गया, जबकि बेबे ने अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू किया। सन मून एम्पायर का रॉयल पैलेस। जूजी एक लंबी, सुंदर सफ़ेद पोशाक में सजी हुई शांतिपूर्वक आंगन में बैठी थी और गर्म धूप का आनंद ले रही थी। उसके कंधों पर फर की एक हल्की ओढ़नी पड़ी थी। उसके गालों पर हल्का गुलाबी रंग था और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि आसपास की हर चीज़ फीकी लग रही थी। उसकी गोद पर भी हल्की फर की चादर थी। उसने अपने दाएं हाथ से धीरे-धीरे अपना पेट सहलाया और उसकी आंखों में स्नेह और कोमलता झलक रही थी। कभी-कभी वह गहरी सोच में डूब जाती, जैसे किसी याद में खो गई हो। आसमान में एक गहरी ड्रैगन जैसी गर्जना गूंज उठी। उसकी सोल पावर की घनी लहरें उसकी प्रबल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिलकर चारों ओर फैल गईं। विशाल गोल्डन ट्री चमक उठा, मानो वह इस ऊर्जा को सोख रहा हो
और उसे व्यर्थ में फैलने से रोक रहा हो। वह ड्रैगन जैसी गर्जना न तो किसी इंसान ने की थी और न किसी ड्रैगन ने। वह उत्पन्न हुई थी एक गोल्डन स्पाइरल से, और ये गोल्डन स्पाइरल हुओयुहाओ और तंग वुतोंग के बीच स्थित था। दोनों ने अपनी हथेलियां एक दूसरे की ओर उठाई हुई थीं, और वह गोल्डन स्पाइरल उनके बीच पूर्णता से घूम रहा था। उसका सुनहरा रंग इतना चमकीला था कि आंखें चौंधिया जाएं। ऐसा लग रहा था मानो उसमें अनगिनत चिंगारियां नाच रही हों। हाँ, ये वही नई हाउडोंग पावर थी, जो पहले की तुलना में पूरी तरह अलग थी। ये हाउडोंग पावर शुद्ध थी और इसमें उनकी व्यक्तिगत डिवाइन सेंस शामिल नहीं थी। ये एक परिपूर्ण फ्यूजन था। हुओयुहाओ और तंग वुतोंग ने लगभग एक साथ अपनी आंखें खोलीं। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे हुओयुहाओ की आंखों की गहराई में हल्की सी बैंगनी झिलमिलाहट दिखाई देती। उसकी पुतलियों के केंद्र में दो काली और सफेद चमकें एक धनुषाकार रूप में घूमकर आंखों की गहराई में समा गईं। तंगुतोंग की आंखों में भी एक हल्की वायलट चमक छलकी और फिर गायब हो गई। उसकी आंखें इतनी पारदर्शी थीं कि जैसे उनमें उसकी आत्मा झलक रही हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया, फिर एक साथ अपनी हथेलियां अलग कर लीं। उनके सामने मौजूद गोल्डन स्पाइरल चार धाराओं में विभाजित हो गया और उनकी हथेलियों के माध्यम से उनके शरीरों में लौट गया। हुयुहाओ ने तंग वुतोंग की ओर देखा, उसकी आंखों में खुशी और प्यार दोनों झलक रहे थे। भले ही वह शर्म से लाल हो गई थी, लेकिन तंग वुतोंग भी अपनी नजरें हुयुहाओ से हटा नहीं पा रही थी। हुयुहाओ ने अपने हाथ फैलाए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब उसने उसके गर्म और मुलायम शरीर को कसकर गले लगाया, तो वह अपने शरीर में बह रही हाउडोंग पावर की धड़कन महसूस कर सका। उसने धीरे से कहा, वुतोंग, अब मैं निश्चित हूं कि मेरी डोंगर वापस आ गई है। तंग वुतोंग ने कोमल आवाज में जवाब दिया, थैंक यू। होयुहाओ मुस्कुराया, मुझे ही तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वापसी ने मुझे नया जीवन दिया है? तांग वुतोंग ने धीरे से कहा, और क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये अलग था? क्या तुम जानते हो मैंने उस समय क्या महसूस किया? होयाओ ने उत्सुकता से पूछा। कैसा महसूस हुआ? तांगुतंग बोली। मैंने खुद को पूरा महसूस किया। आखिरकार पूरा। पूरा? होयुहाओ थोड़ा उलझ गया। हाँ। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब मैंने तुम्हें मेरे लिए 9 वार सहते हुए देखा था? जब तुम्हारे शरीर पर 18 घाव पड़े और उससे मेरी यादें जागीं, तो मुझे लगा जैसे मैं कई आत्माओं का मिश्रण हूँ। मेरे मन में बहुत सारी यादें थीं और सब कुछ बहुत उलझन भरा लग रहा था। हालांकि डोंगेर की यादें प्रमुख थीं, लेकिन क्योंकि वे हाल ही में जागी थीं, मेरी और उसकी यादें लगातार टकरा रही थीं। उस समय मैं बहुत दर्द में थी। सच कहूँ तो अम, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ठंग वुतोंग हूँ या वांग डोंगर। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बहुत स्पष्ट हो गया है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तंग वुतोंग हूँ या वांग डोंगर। तुमने मुझे बहुत कुछ महसूस कराया, बहुत कुछ समझाया। डोंगर की यादें अब पूरी तरह से मेरी यादों में मिल गई है, और अब मैं पूरी हूँ। मैं दोनों हूँ, थांग वुतोंग और वांग डोंगर। लेकिन चाहे मेरा नाम कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरे प्यार रहोगे। इतना कहकर उसने हुयुहाओ को कसकर गले लगाया और संतुष्ट चेहरे से उसकी बाहों में सिर रख दिया। हुयुहाओ ने दोहराया, हाँ, चाहे तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरी मोहब्बत रहोगी। कभी-कभी शब्दों से ज़्यादा खामोशी प्यार को व्यक्त करती है। इस क्षण ने उन्हें एक बार फिर अपने प्यार को महसूस करने का मौका दिया। भले ही वांग डोंगर का नाम बदल गया हो, वह वही डोंगर थी जो उससे प्यार करती थी। तभी एल्डर श्वान की झुंझलाती हुई आवाज उनके कानों में गूंजी। अगर तुम दोनों हमारे जैसे बूढ़ों के सामने रोमांस करने वाले हो, तो जल्दी करो, वरना अपने थैंक्सेक्ट वापस जाओ। इन 7 दिनों में तुम दोनों ने गोल्डन ट्री की 1/3 ऊर्जा खींच ली है। अब उसे शायद बहुत समय लगेगा ठीक होने में। होयुहाओ और तांग वुतोंग झटके से अलग हो गए। उनके चेहरे लाल पड़ गए, लेकिन साथ ही वे एल्डर श्वान की बात सुनकर चौंक भी गए। 7 दिन? हम 7 दिनों से ट्रेनिंग कर रहे थे? होयुहाओ को उतना आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि गॉड realm की यात्रा ने उसके लिए समय की धारणा बदल दी थी। लेकिन तंग वुतोंग को तो ऐसा लगा मानो उसने बस थोड़ी देर के लिए होयुहाओ की बाहों में झपकी ली थी। आई एम सो सॉरी एल्डर श्वान, हम तुरंत निकलते हैं। होयुहाओ ने तंग वुतोंग का हाथ पकड़ा और दोनों सी गॉड्स पेविलियन से भाग निकले। जब वे बाहर पहुंचे, तो देखा कि गोल्डन ट्री के रंग कितने फीके पड़ चुके थे। ये देखकर दोनों के दिलों में गहरा आभार उमड़ आया। गोल्डन ट्री श्रेक एकेडमी की सबसे बड़ी पूंजी और नींव थी।
केवल सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को ही इसका ओरिजिन एनर्जी अब्जॉर्ब करने का अवसर मिलता था। हो युहा और तांग वूतोंग ने पहले भी यह अनुभव किया था जब तांग वूतोंग वांगडोंगर थी। बाद में जब युहाओ को अकेडमी की गहराई से समझ आए तो उसे पता चला कि गोल्डन ट्री खुद एक अनोखा जीव है। श्रेक एकेडमी के कई सीनियर्स की आत्माएं उसमें निवास करती थीं। वह अपने आसपास की ओरिजिन एनर्जी ऑफ हेवन एंड अर्थ को सोखकर अपने भीतर संग्रहित करता था, जिससे सी गॉड्स पवेलियन के भीतर कल्टीवेशन बेहद प्रभावी होती थी। लेकिन पवेलियन के सदस्य कभी मनमाने ढंग से उसकी ऊर्जा नहीं खींचते थे। वे बहुत सावधानी से थोड़ी सी ओरिजिन एनर्जी लेते थे। जब कोई एल्डर अपनी बॉटलनेक के करीब पहुंचता था तो वह पवेलियन छोड़ देता था ताकि गोल्डन ट्री की ऊर्जा कम न हो, जब तक कि जीवन मृत्यु की स्थिति न हो। पहले जब बीस्ट गॉड डाइटियन ने ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट से सोल बीस्ट आर्मी का नेतृत्व किया था, तब एल्डर मू और एल्डर श्वान ने गोल्डन ट्री की शक्ति उधार लेकर उसे रोक पाया था, वरना श्रेक एकेडमी तबाह हो जाती। इसलिए गोल्डन ट्री श्रेक एकेडमी की अंतिम रक्षा पंक्ति थी और उसका पर्याप्त ऊर्जा से भरपूर रहना जरूरी था, क्योंकि हो युहा और तांग वूतोंग गहरे ध्यान की स्थिति में थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने गोल्डन ट्री की कितनी ऊर्जा सोख ली थी। फिर भी एल्डर श्वान और बाकी एल्डर्स ने उन्हें रोका नहीं, इसलिए युहाओ के दिल में उनके प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। हो युहाओ और तंग वुतोंग ने एक दूसरे का हाथ थामा और गोल्डन ट्री की दिशा में झुककर प्रणाम किया। वे एल्डर्स और गोल्डन ट्री को धन्यवाद दे रहे थे। सिर्फ 7 दिनों के इस गहन ध्यान से उनकी सोल पावर एक पूरे रैंक तक बढ़ गई थी, वह भी रैंक 80 के बाद। हो युहाओ ने धीरे से कहा, वुतोंग, क्या तुम मेरे साथ थंग सेक्ट चलोगी? अब से मेरे साथ वहीं रहना। थंगुतोंग मुस्कुराई, जरूर, जहां तुम जाओगे मैं वहीं रहूंगी। उसकी मुस्कान देखकर होयुहाव का दिल पिघल गया और उसने उसका हाथ कसकर थाम लिया। दोनों मुस्कुराते हुए सी गॉड्स आइलैंड छोड़कर सेक्ट की ओर दौड़ पड़े। एल्डर शॉन खिड़की से उन्हें जाते देख मुस्कुराया। क्या जोड़ी है! स्वर्ग भी इनकी प्रतिभा से ईर्ष्या करेगा। एल्डर मू, लगता है हमें आखिरकार तुम्हारा उत्तराधिकारी मिल गया है। जो भी हो, हम इन्हें पूरी तरह से तैयार करेंगे। नायक हमेशा कठिन समय में पैदा होते हैं। बस यही उम्मीद है कि उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिले। टांग सेक्ट में वेलकम बैक डोंगेर। जांगननन ने टांगुतोंग को गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हुयुहा और टांगुतोंग की वापसी की खबर टांग सेक्ट में फैल चुकी थी और सभी बेहद उत्साहित थे। फेडेड ब्लाइंड डेट के बाद सभी को पता चल गया था कि टांग वूटोंग वास्तव में वांग डोंगर है। ये जानकर कुछ लोग खुश हुए, कुछ थोड़ा उदास, लेकिन अंततः सभी ने उनके लिए खुशी मनाई। थोड़ी देर बाद टांग सेक्ट के सभी प्रमुख सदस्य इकट्ठे हुए। बेबे, सुसनशी, जांगनानन, शाओ शाओ, केटो, स्वानजीवन, गाउडालो, येगी, ननचुचू, नाना, जिचन और जियन। वे सभी टांग सेक्ट की ताकत के स्तंभ थे। उनकी मदद से टांग सेक्ट लगातार सोल टूल्स का निर्माण कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। बेबे के साथ एक और व्यक्ति थी, टांग्या। टांग्या अब भी पीली दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने उस हांग वुथोंग को देखकर हल्की मुस्कान दी। हुईहाओ तुरंत आगे बढ़ा। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, टीचर शाओया। टांग्या ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा, युहाओ, तुम्हें मछली सेंकना आता है ना? यह सुनकर हो युहाओ और बे बे दोनों चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। हो युहाओ ने उत्साहित होकर पूछा, टीचर शाओया, क्या आपकी यादें वापस आ गई हैं? तान्या ने हल्की उलझन भरी नजर से कहा, युहा, वो ग्रिल्ड फिश बहुत स्वादिष्ट थी। होयुहा बोला, हाँ टीचर शाओया, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाता हूँ, ठीक है? तान्या ने सिर हिलाया। हाँ। बेबे की आंखों में आंसू आ गए। तान्या के शरीर का जहर धीरे धीरे तो निकल गया था, लेकिन उसकी स्मृति अभी तक पूरी तरह लौटी नहीं थी। पर आज उसने युहाओ और डोंगर को देखकर ग्रिल्ड फिश की बात की। ये बड़ा सुधार था। इसलिए आज का दोपहर का भोजन ग्रिल्ड फिश बना और थंगसेक के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हुओ युहाओ खुद सबके लिए शेफ बने। उसने टीचर शाओया, वूटोंग और अपने सभी साथियों के लिए मछली सेंकी। जब वह मछली बना रहा था तो उसे अनायास गॉड ऑफ इमोशंस की याद आई। उसका पाक कौशल तो अविश्वसनीय होगा। सबने साथ मिलकर खुशी से भोजन किया। तंगे ने खुद 2 पूरी ग्रिल्ड फिश खाई और फिर बे बे की बाहों में मुस्कुराते हुए सो गई। लेकिन दोपहर के बाद युहाओ फिर काम में लग गया। करने के लिए बहुत कुछ था। जैसे ही भोजन खत्म हुआ, श्वनजीवन ने बिना कोई देरी किए हुआ युहाओ को रिसर्च इंस्टीट्यूट खींच लिया।
अगर उसकी अनुपस्थिति का कारण थंग वूटोंग नन होती, तो वह उसे ज़रूर डाँट देता। भले ही वह समझता था कि युहाओ क्यों गया था, लेकिन देरी से वह फिर भी असंतुष्ट था। युहाओ मुस्कुराया और उसके साथ चला गया। उसे पता था कि टैंग सेक्ट में रहने की कोई समस्या नहीं है और वूटोंग आसानी से अपनी जगह ढूंढ लेगी। उसने ये भी कहा था कि वह अपनी कल्टीवेशन जारी रखेगी और जब युहाओ को समय मिलेगा, वह उसे मिल सकता है। तो चलिए, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।